गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग भारतीय संस्कृति पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसको लिखने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था कि कितने प्रकार की यहाँ विविधताएं पाई जाती हैं। आज हम लोग जिस पैराग्राफ का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले जो सारी दुनिया में हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अंश के रूप में पाए जाते हैं। सारे धर्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं, सुशोभित होती है। यहाँ तक करेंगे। इसके बाद संदर्भ आपको पता ही है, वैसे ही लिख लीजिएगा, इसलिए उपरोक्त लिख दिया गया। व्याख्या पर हम चर्चा कर लेते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, जो विश्व के अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, वो सारे धर्मों के लोग भारत में भी कुछ पाए जाते हैं। थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, यानी माना कि कहीं देश में बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ कुछ बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह वहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। जिस प्रकार इन देशों में बोलियों की गिनती नहीं की जा सकती, उसी प्रकार हमारे देश में इतने ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं कि उनके धर्म और संप्रदायों की गिनती करना आसान नहीं है। पर विचार करके देखा जाए, इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर यह कह उठे कि यह देश नहीं, अनेक देशों का समूह है, एक जाति नहीं, एक जाति नहीं, एक समूह है, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। लेखक कहता है कि अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आए और वह ये देखे कि इस देश में इतनी विभिन्नताएं हैं, धर्मों का इतना ज़्यादा, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, और इन इतनी विभिन्नताओं को देखकर घबराकर यह कह उठे कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है, तो ऐसा कहना उसके लिए गलत नहीं होगा। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि इतनी सारी विभिन्नताएं यहाँ देखने को मिलती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ऊपर से देखने वालों को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने को आएगी। लेखक कहता है कि ऊपरी सतह जो लोग देखते हैं उन्हें विभिन्नता ही नजर आएगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब गहराई पर जाकर देखते हैं तो कितनी भी विभिन्नताएं हों, लेकिन हम सब कहीं न कहीं एक सूत्र में जुड़े हुए हैं। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर लेता है। लेखक कहता है कि हमारे यहाँ की विभिन्नता ठीक उसी प्रकार है। इसकी अगर अंदर तह में जा करके देखें तो ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक रेशमी धागे में अलग अलग प्रकार की मोतियां जब पिरो दी जाती हैं तो एक सुंदर सा हार बनकर तैयार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारी जो ये भारतीय संस्कृति है, ये संस्कृति भी अनेक प्रकार के धर्मों को, संप्रदायों को, जातियों को अपने एकता रूपी सूत्र में बना करके भारतीयता रूपी संस्कृति को बना लेती है, और यह संस्कृति उसी हार की तरह सुंदर बन जाती है। जिसकी प्रत्येक मणि या तो फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना हो सकता। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हार का ना तो मणि या फूल हम अलग कर सकते हैं, ना तो अलग हो सकती है, ना अलग किया जा सकता है। अलग करेंगे तो फूल टूट जाएगा, माला टूट जाएगी, माला बेकार हो जाएगी। उसी प्रकार हमारी ये भारतीय संस्कृति रूपी जो धागा है, इसमें सभी धर्मों को लोग पिरो करके इस संस्कृति को मजबूती प्रदान करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं। इसलिए इनसे, इस भारतीय संस्कृति से भी इन धर्मों या संप्रदायों को, लोगों को अलग नहीं किया जा सकता है, और केवल अपनी जिसकी प्रत्येक
हो सकता, और केवल अपनी सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इस तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की ही भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रगाढ़ और समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। उन्होंने बताया कि ये जो संस्कृति रूपी माला में धर्म रूपी फूल पिरोए हुए हैं, ये स्वयं तो माला में पिरो करके दूसरों को सुशोभित करते हैं और दूसरे की सुंदरता से स्वयं भी सुशोभित होते हैं। और इसके अलावा ये बात भी बताई गई कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि हम अलग अलग अस्तित्व रखते हुए भी अनेक जल प्रवाह या संगम स्थलों में अलग अलग तरीके से मानते हुए भी अंततः हम समाहित कहाँ होते हैं, इसी भारतीय संस्कृति में समाहित होते हैं। उदाहरण दिया कि जैसे नदी जलप्रपात है, अलग अलग तरीके से उत्पन्न हुए, अलग अलग तरीके से बहते हुए चले गए, लेकिन अंततः जा कर के वो कहाँ पर मिल जाते हैं, समुद्र में ही मिल जाते हैं। और हम जितने भी धर्मों के लोग हैं, संप्रदायों के लोग हैं, अलग अलग तरीके से रह करके अंततः मिलते कहाँ पर हैं, अपनी इस भारतीय संस्कृति में ही समाहित हो जाते हैं। और इसे हम जब सब मिल जाते हैं तो इसे किसका नाम देते हैं, भारतीय संस्कृति का नाम देते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं अलग अलग बह रही हैं और प्रत्येक के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती हैं, पर सब एक ही स्वस्थ सुंदर और शीतल जल बहता रहता है जो उद्गम और संगम में एक हो जाती है। इस भारतीय संस्कृति और विविधता को अब दूसरे तरीके से बताया, नदियों से जोड़कर उन्होंने बताया कि इनका उद्गम एक ही शीतल जल से, एक ही प्रकार से जल से होता है, लेकिन अलग अलग जगहों से बहते हुए अलग अलग प्रकार के खाद्यान्नों, फल फूलों, वनों को उत्पन्न करते हुए अलग अलग तरीके से सब कुछ करती रही, लेकिन अंततः जा करके फिर समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक वैसे ही हमारा ये भारतीय संस्कृति, हमारी ये भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति में अलग अलग धर्म के लोग एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं और जीवन पर्यंत अलग अलग चीज़ों को करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से मानते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, किंतु अंततः आकर के इस धरती पर ही एक ही जगह इनका पतन हो जाता है, एक में ही सब समाहित हो जाते हैं, अर्थात भारतीयता रूपी संस्कृति में ही समाहित हो जाते हैं, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा विलासा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमरतत्व देता रहे। उन्होंने कहा आज भी लोगों के अंदर उसी जल की तरह, जैसे जल था कि एक ही प्रकार का जल अलग अलग नदियों में बह रहा था, लेकिन अंततः जाकर के वही मिल जाता है, वैसे ही आज भी हम उम्मीद करते हैं कि वैसा ही जल, वैसी ही भाव हमारे समाज में भी रहे। लोग बेशक अलग अलग धर्म को मानकर, अलग अलग जातियों को मानकर जीवन यापन करें, लेकिन अंततः जाकर के भारतीय संस्कृति से ही जुड़े रहें, उससे अलग ना हो। उन्होंने उदाहरण दिया, इसको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने से हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा, जैसा कि हमारे इकबाल कह गए हैं। उन्होंने बताया कि आज भी इस अमरत्व रूपी तत्व की ज़रूरत है, जैसे हिमालय नदियों को प्रवाहित करता रहा, देता रहा, उन नदियों के द्वारा इस धरती पर बहता रहा, किंतु हिमालय का कहीं कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो वैसे ही पहले भी था, आज भी अनवरत रूप में यहाँ पर बना हुआ है। अनेक प्रकार के उसमें आंधी तूफान झंझावटें आए, लेकिन उसका कहीं कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ठीक ऐसे ही हमारी ये संस्कृति है, इस संस्कृति में भी जो अमर तत्व भारतीयता रूपी जुड़ा हुआ है,
वह ऐसी इसको प्रबलता प्रदान करता है कि अनेक प्रकार के लोग आए, इसे नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इस संस्कृति का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज भी पहले की भांति हमारी ये भारतीय संस्कृति बनी हुई है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर इसके आगे पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।